हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में जिसमें हम एमपी वर्ग 2 हिंदी साहित्य में यूनिट नंबर 19 की टेस्ट सीरीज हल करेंगे। यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखी है तो आप पिछली वीडियो जरूर देखें जिसमें हमने यूनिट नंबर 19 को संपूर्ण हल किया है। तो उसमें कवि परिचय और कविताएं जो यूनिट नंबर 19 की हैं वो सभी हल हैं। तो आप पहले वो एक बार देख लें, उसके बाद आइए हम प्रैक्टिस सेट अपनी देखते हैं। तो प्रैक्टिस सेट में हमने आपका जो यूनिट नंबर 19 है उसकी पूरी प्रैक्टिस आपकी करवाई है। तो आप हमारे साथ बने रहें और अपने एमपी वर्ग 2 की तैयारी करते रहें। तो आज के इस सेशन में हमने यूनिट नंबर 19 को कुछ उनके कवि परिचय और जो यूनिट नंबर 19 की कुछ कविताएं हैं उनके बारे में आज की आपकी जो प्रैक्टिस सेट है वो देखी है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें और आज हम इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपको जो यूनिट नंबर 19 है वो संपूर्ण आपकी कवर करवाई जाएगी। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखते रहें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म काल क्या है। तो हम सुमित्रा नंदन पंत के बारे में कुछ बातें देख लेते हैं कि जो सुमित्रा नंदन पंत जी है उनका जन्म जो है वो 20 मई सन 1900 में हुआ था। कब हुआ था? 20 मई सन 1900 में हुआ था। तो इसका आंसर तो आपका 1900 हो जाएगा। लेकिन कहा जाए कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो कहाँ की जगह पे हम देखें तो इनका जन्म जो है वो है स्थान, इनका जन्म जो है वो किस स्थान पर हुआ। तो आपको स्थान के बारे में यदि पूछा जाए कि इनका जन्म है किस स्थान पर हुआ था, तो इनका जन्म जो है वो उत्तराखंड में हुआ था। कहाँ पर? उत्तराखंड में जो एक जिला पड़ता है, बागेश्वर जिला जो है, उसमें कौसानी नामक जो ग्राम है उसमें इनका जो जन्म हुआ था। तो इनका ग्राम का नाम क्या हो गया? इनके ग्राम का नाम कौसानी हो गया। जो राज्य है उत्तराखंड हो गया, जिला जो है बागेश्वर हो गया। तो बागेश्वर जिले के कौसानी नामक ग्राम में हुआ था, उत्तराखंड में। और कब हुआ था? 20 मई सन 1900 में इनका जो है जन्म हुआ था। आगे यदि इनके बारे में हम देखें तो ये है जो है वो छायावादी युग के कवि हैं। तो कैसे कवि हैं? छायावादी युग के जो कवि हैं जे किस युग के हैं? छायावादी युग के। छायावादी युग के जो है वो कवि हैं जे। और यदि आगे इनके बारे में देखा जाए तो इनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। क्या? प्रकृति का, प्रकृति का सुकुमार कवि, प्रकृति का सुकुमार, सुकुमार कवि। तो इनको प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर जो है अपना आ होगा, का होगा, क्योंकि इसका आंसर जो है उनका जन्म 20 मई सन 1900 ईस्वी में हुआ था। तो हमारा आंसर हो गया सन 1900 ईस्वी। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि सुमित्रा नंदन पंत का वास्तविक नाम क्या था। तो देखिए यदि इनके बारे में हम देखें तो इनका जो बचपन का नाम था वो था गोसाई दत्त। तो सुमित्रा नंदन पंत का जो नाम था वो था गोसाई दत्त। तो इनके बचपन का नाम क्या हो गया या इनका वास्तविक नाम क्या हो गया? गोसाई दत्त जो इनका नाम है वो इनका वास्तविक नाम माना जाता है। यह जो सुमित्रा नंदन पंत जो है इनकी माता इनके होने के जस्ट बाद खत्म हो गई थी और जो हैं वो अपने 7 भाई बहनों में सबसे छोटे हैं। तो 7 भाई बहन इनके जो है उनमें ये सबसे छोटे हैं। और इनके बारे में कहा जाए तो ये प्रकृति के सुकुमार कवि भी कहे जाते हैं, छायावादी युग के जो कवि हैं। और इनकी कुछ फेमस रचनाएं यदि हम देखें तो फेमस रचनाओं में आप देखेंगे कला और बूढ़ा चांद। क्या है? कला और बूढ़ा चांद। कला और बूढ़ा चांद इनकी एक रचना हो गई। और इसी प्रकार से इनकी और भी बहुत सी रचनाएं हैं। आगे चल के हम इनकी रचनाएं देखेंगे। तो इसका आंसर जो हो गया कि जो इनका वास्तविक नाम क्या है, इनका वास्तविक नाम जो है गोसाई दत्त जो है सुमित्रा नंदन पंत जी का वास्तविक नाम है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रलोक में प्रथम बार जो कविता के रचयिता कौन है? तो बताना है आपको कि चंद्रलोक में प्रथम बार जो कविता है इस कविता के रचयिता कौन है। तो इस कविता की जो रचयिता है वो हमारे सुमित्रा नंदन पंत हैं। कौन है? सुमित्रा नंदन पंत इसका आंसर हो जाएगा। तो आइए इनकी कुछ हम प्रमुख कृतियां देख लेते हैं। तो इनकी कृतियों में अभी हमने आपको बताया है कि एक हो गई आपकी कला और बूढ़ा चांद, इनकी है जो है प्रमुख कृति है। इसके बाद हम देखेंगे इनकी प्रमुख कृतियों में जैसे हम कहें कि वीणा। कौन सी? वीणा। वीणा कब लिखी गई है? 1927 ईस्वी में इनकी जो लिखी गई थी रचना है। ग्रंथि। वीणा ग्रंथि, ग्रंथि कब लिखी गई है? 1929 ईस्वी में लिखी गई है। पल्लव। पल्लव कब लिखी गई है? 1926 ईस्वी में जो है पल्लव लिखी गई थी। तो वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन। कौन सी? गुंजन।
गुंजन, गुंजन कब लिखी गई थी? 1932 ईस्वी में गुंजन लिखी गई है। इसी प्रकार से युगांत, कौन सी? युगांत 1936 ईस्वी में जो है युगांत लिखी गई थी। अब पल्लव, ग्रंथि, गुंजन, युगांत, हाँ अगली है इनकी युगपथक भी होगी। जो युगपथ है, युगपथ इनकी रचना भी है, यह 1949 ईस्वी में लिखी गई थी। युगपथ है, युगवाणी भी इनकी एक रचना है। तो युगवाणी कौन सी हो गई? युगवाणी, युगवाणी 1939 ईस्वी में लिखी गई थी। फिर इनकी अगली रचना हम मान लेंगे ग्राम्य, कौन सी है? ग्राम्य, ग्राम्य जो है 1940 ईस्वी में इनकी लिखी गई रचना है। स्वर्ण किरण भी इनकी एक रचना है, कौन सी? स्वर्ण किरण, स्वर्ण किरण, स्वर्ण किरण कब लिखी गई थी? स्वर्ण किरण 1947 ईस्वी में इनकी लिखी गई रचना है। इसके बाद और हम देख लें, जैसे हम कहेंगे कि स्वर्ण धुली, यह भी 1947 में लिखी गई थी, कौन सी? स्वर्ण धूली, यह भी कब लिखी गई थी? 1947 ईस्वी में इनकी लिखी गई रचना है। इसी के प्रकार से और बहुत सी रचनाएं, जैसे अंतिमा, शिल्पी और कैणवीणा, चिदम्बरा, बाणी और कला। हाँ बाणी जो है इनकी रचना, कौन सी? बाणी जो रचना है इनकी, बाणी जो रचना है वो 1958 ईस्वी में लिखी गई थी। और एक है इनकी कला और बूढ़ा चांद, कौन सी? कला और बूढ़ा चांद जो है वो रचना जो है कब लिखी गई थी? 1959 ईस्वी में लिखी गई थी। कला और बूढ़ा चांद फेमस रचना है, कला और बूढ़ा चांद। और लोकायतन भी इनकी एक फेमस रचना है। तो 1964 ईस्वी में इनकी जो है लोकायतन भी लिखी गई। पतझड़, हाँ पतझड़ भी इनकी एक रचना है। पतझड़ जो है, पतझड़ इनकी रचना कब लिखी गई थी? 1967 ईस्वी में लिखी गई थी। गीत हंस भी है, शंख ध्वनि भी है, शशि की तरी भी है, समाधिता भी है, आस्था भी है और संक्रांति भी है, गीत अग्रत भी है जी। बहुत सी इनकी रचनाएं हो गई हैं। इनके एक उपन्यास भी इनका बहुत फेमस है, जो नाम है उनका हार। तो हार उपन्यास जो है इनका बहुत ही फेमस है। हार उपन्यास 1960 ईस्वी में लिखा गया था। और एक कहानी संग्रह भी है इनकी, तो 5 कहानियां, कहानी संग्रह में इनकी कौन सी है? 5 कहानियां जो हैं, कौन सी? 5 कहानियों के नाम से एक कहानी संग्रह है। 5 कहानियां जो हैं वो कब लिखी गई थी? वो 1938 ईस्वी में लिखी गई रचना संग्रह है। तो कब? 1938 ईस्वी में लिखा गया जो संग्रह है। इसके बाद हम देखें तो नाट्य कृतियों में भी इनके बहुत महत्व रहा है। तो नाट्य कृतियों में जैसे हम कहें परी, कब लिखा गया है? 1925 ईस्वी में। कब? 1925 ईस्वी में परी लिखा गया है। और इसी प्रकार से चौराहा, शकुंतला, युग पुरुष, छाया, ये भी इनकी जो लिखी गई रचनाएं हैं। आगे जैसे हम निबंध के बारे में देखें तो निबंध जो है इनका एक फेमस निबंध है, जो है छायावाद पुनर्मूल्यांकन, जो है छायावाद पुनर्मूल्यांकन जो है इनका एक निबंध है, जो 1965 ईस्वी में इनके द्वारा लिखा गया था। और दूसरा एक और निबंध जो इनका फेमस है, शिल्प और दर्शन। कौन सा? शिल्प और दर्शन जो इनका निबंध है, शिल्प और दर्शन जो इनका निबंध है, ये भी इनका जो है 1961 ईस्वी में लिखा गया था। तो इनके बारे में हमने कला और संस्कृति भी, हाँ कला और संस्कृति याद आ गया। कला और संस्कृति कौन सा? कला और संस्कृति भी इनका एक फेमस क्या है, जो है वो निबंध है। कला और संस्कृति इनका फेमस निबंध है, जो 1956 ईस्वी में लिखा गया था। कला और संस्कृति इनका जो है बहुत ही फेमस है, जो कब लिखा गया था? 1956 ईस्वी में लिखा गया था। तो इनके बहुत सी हमने निबंध भी आपको बता दिए हैं, और कुछ इनके हमने नाटक भी बता दिए, कहानी भी, उपन्यास, और इनकी जो और महत्वपूर्ण जो रचनाएं थी वो भी हम आपको काव्य रचनाएं सभी बता चुके हैं। तो आप याद कर लें और नोट कर लें कहीं पर। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि चंद्रलोक में प्रथम पाल जो कविता है, रचना, ये कविता की रचनाकार कौन है? तो हमारे जो रचनाकार हैं वो कौन है? सुमित्रानंदन पंत। तो इसका आंसर आपका खा हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं हम कि सुमित्रानंदन पंत को उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो आइए पहले इनकी हम कुछ पुरस्कारों के बारे में बात कर लें। तो इनको कुछ पुरस्कार मिले हैं। तो देखिए 1960 ईस्वी में इनको, कब? 1960 ईस्वी में कला और बूढ़ा चांद के लिए, कौन सी? कला और बूढ़ा चांद के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार, कौन सा? साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। कब? 1960 में। किसके लिए? कला और बूढ़ा चांद के लिए। दूसरा इनका ओपन जो हम पुरस्कार देखें तो इनको एक पुरस्कार चिदम्बरा के लिए, कौन से? चिदम्बरा के लिए। चिदम्बरा जो है इनकी रचना, चिदम्बरा के लिए 1968 ईस्वी में। कब?
1968 ईस्वी में 1968 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कौन सा? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो किसके लिए? चिदंबरा के लिए। कौन मिला है इनको? ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है चिदंबरा के लिए इनको 1968 ईस्वी में दिया गया था। अब और जो इनके पुरस्कार है उसके बारे में यदि बात करें तो इनको 1961 ईस्वी में, कब? 1961 ईस्वी में पद्म भूषण भी मिल चुका है। पद्म भूषण भी इनको पुरस्कार मिल चुका है और इनको एक सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। कौन सा? सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। कब? सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से भी इनको जो है सम्मानित किया गया है। तो इनके यह जो है पुरस्कार हो गए हैं। आगे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा जो है, तो यहाँ पे हमसे पूछा गया था कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ था तो किस रचना के लिए? हमसे पूछा गया था किस रचना के लिए, तो इसका आंसर तो आप बता ही सकते हैं कि चिदंबरा जो है रचना के लिए। कब दिया गया था? 1968 ईस्वी में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदंबरा के लिए दिया गया था। आइए अगला देखेंगे हम कि सुमित्रानंदन पंत की प्रथम रचना किस सन में सामने आई। तो आपको बताना है जो सुमित्रानंदन पंत हैं इनकी जो रचनाएं आपने देख ली हैं, तो इनकी जो रचना है प्रथम रचना किस सन में आई थी? तो इनकी जो प्रथम रचना है वो 1916 ईस्वी में सामने आई थी। कब? 1916। जब जो 16 साल के थे इन्होंने बहुत ही कम उम्र में हिंदी साहित्य को जो है लिखना प्रारंभ कर दिया था। 1921 ईस्वी में तो जो महात्मा गांधी का जो असहयोग आंदोलन है उसमें उनके जो बहिष्कार आंदोलन चला था, जो बहिष्कार आंदोलन, असहयोग आंदोलन में जो बहिष्कार किया गया था उसमें इन्होंने कॉलेज को छोड़ दिया था। कब? 1921 ईस्वी में। लेकिन इन्होंने जो हिंदी साहित्य में रुचि जो है वो रचना लिखना कब? 1916 ईस्वी से प्रारंभ कर दिया था, कहा जाए तो 16 वर्ष की आयु में। हाँ, आगे देखेंगे हम। अगला है हमारा क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारा 1916 आंसर हो जाएगा। आइए अगला देखेंगे हम। अगला हमारा छठवां है कि सुमित्रानंदन पंत जी की प्रथम रचना कौन मानी जाती है? तो सुमित्रानंदन पंत जी की जो प्रथम रचना है वो कौन मानी जाएगी? तो प्रथम रचना जो है वो इनकी मानी जाएगी गिरजे का घंटा। क्या? गिरजे का घंटा जो है सुमित्रानंदन पंत की प्रथम रचना मानी जाएगी। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और इसमें आपके लिए जो आपके ऐसे क्वेश्चन डाले गए हैं जो वर्ग 2 में मध्य प्रदेश व्यापम द्वारा पूछे जा सकते हैं, तो आप उसका ध्यान रख के आप इस सीरीज से जुड़े रहें। इसमें हमने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक और बहुत ही महत्वपूर्ण जो आपके हैं वो क्वेश्चन डाले हैं। तो यह गिरजे का घंटा जो है इनकी प्रथम रचना मानी जाती है। आइए अगला है लोकायतन। को है लोकायतन की रचनाकार कौन है? तो इसको आप पता ही, हम पहले ही बता चुके हैं कि लोकायतन के जो रचनाकार हैं वो सुमित्रानंदन पंत जी माने जाते हैं। आइए अगला देखते हैं कि पंत जी की रचना कला और बूढ़ा चांद पर कौन सा पुरस्कार उन्हें प्राप्त किया गया था? तो अभी हम बता चुके हैं कि उसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। कौन सा? साहित्य अकादमी पुरस्कार। कब? 1960 ईस्वी को। कौन से सन में? 1960 ईस्वी में। 61 में उनको पद्म भूषण भी मिल चुका है। कब? 1961 में उन्हें पद्म भूषण भी मिल चुका है। 60 में उन्हें क्या मिला था? 60 में उन्हें मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार कला और बूढ़ा चांद के लिए। तो इसका आंसर जो है आपका का हो जाएगा। 1961 में आपने देखा चिदंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल गया था। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी इनको सम्मानित किया गया है इनके लिए। आइए आगे देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो है कि लोकायतन पर पंत जी को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो आपको बताना है कि लोक आयतन पर जो पंत जी को कौन सा पुरस्कार प्राप्त किया गया था? तो वो है सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार जो है वो किसके लिए? लोक आयतन के लिए इनको दिया गया था। तो इसका आंसर जो है वो आपका हो जाएगा सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। खा इसका आंसर हो जाएगा। तो लोकायतन के लिए इनको कौन सा पुरस्कार मिला है? सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। आइए आगे देखते हैं हम कि चींटी कविता लिखने का उद्देश्य व्यक्तियों को बनाने के लिए तो क्या है? जो चींटी जो कविता इन्होंने लिखी है तो व्यक्तियों क्या परिश्रमी, अनुशासनी या श्रेष्ठ नागरिक या उपयुक्त सभी। तो इसका जो इन्होंने चींटी रचना लिखी थी तो इसमें इनका उद्देश्य जो था वो था कि व्यक्ति क्या बने? परिश्रमी बने। जिस प्रकार से चींटी जो है अपना खाने के लिए अपने से ज्यादा श्रम करती है, उसी प्रकार से इन्होंने बताया है कि व्यक्ति को अनुशासन में भी रहना, क्योंकि चींटियां जो लाइन से जाती हैं वो आप देखते हैं कि वो अपने अनुशासन में रहती हैं, और एक श्रेष्ठ नागरिक बने। तो इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा घा। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी।
इसका आंसर हो जा। तो चींटी कविता के माध्यम से उन्होंने क्या बताया है कि व्यक्ति परिश्रमी, अनुशासनी और श्रेष्ठ नागरिक बने। जे सुमित्रानंदन पंत जी की बात हो गई। आइए अगला देखते हैं कि पंत जी की माता का देहांत उनके जन्म के कितने समय बाद हो गया था। तो पंत जी की जो माता का है उनका जो देहांत है उनके जन्म के 6 घंटे बाद जो है उनका देहांत हो गया था। तो कितने घंटे बाद? 6 घंटे बाद उनका देहांत हो गया था। तो इसका आंसर जो है आपका बा हो जाएगा। इसका आंसर आपका बा होगा। उसके 6 घंटे बाद उनकी माता का देहांत हो गया था। इनका लालन पालन जो है उनकी दादी के द्वारा किया गया है। आइए 12वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। तो आपको मैंने पहले ही बता चुके हैं कि प्रकृति के जो सुकुमार कवि हैं वे सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। तो सुमित्रानंदन पंत को जो है वो प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। आइए अगला देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है सुमित्रानंदन पंत किस बाद के कवि हैं। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? आप जानते हैं कि जो है वो छायावाद के युग के जो कवि माने जाते हैं। तो सुमित्रानंदन पंत जो है वो कौन से युग के हैं? छायावाद के कवि माने जाते हैं। छायावाद के जो 4 स्तंभ थे उनमें से एक जो है सुमित्रानंदन पंत को ही माना जाता है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। आइए अगला हमारा 14वां क्वेश्चन है कि सुमित्रानंदन पंत जो कवि हैं किस काल में सिद्धहस्त दिखाई देते हैं। तो माने किस काल में जो उनका ऐसा कौन सा काल है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो सुमित्रानंद पंत हैं जो प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं और इन्होंने जो है वो प्रकृति के बारे में जो प्रकृति का जो चित्रण किया है। तो प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन है क्या, या प्रकृति के सजीव, या प्रकृति के विविध। तो इसका जो आंसर होगा आपका प्रकृति के सजीव चित्रण इन्होंने किया है। तो अपनी कविताओं में इन्होंने किस कला में इन्होंने सिद्धहस्त दिखाई देते हैं। तो प्रकृति के सजीव चित्रण के लिए इनको जाना जाता है। तो इसका आंसर जो होगा वो आपका बी हो जाएगा कि इन्होंने प्रकृति के बारे में सबसे ज्यादा रचनाएं की हैं और इन्होंने प्रकृति को सजीव चित्रण किया है। आइए अगला हम देखते हैं 15वां कि कविता में गंगा की रेत का किस रूप में चित्रण किया गया है। तो कविता में गंगा की रेत जो है उसका चित्रण किस रूप में किया गया है। तो इसका जो आंसर होगा रेंगते सांप के समान। किसके? रेंगते। अब ये कौन सी कविता की बात हो रही। तो आपको बताना है। हाँ, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ये किस कविता की बात हो रही है कि रेंगते सांप के समान जो है रेत, जो गंगा की रेत का जो है किस रूप में चित्रण किया गया है। तो कौन सी कविता है जिसमें गंगा की रेत का जो किस रूप में चित्रण, तो रेंगते सांप के रूप में जो समान चित्रण किया गया है गंगा की रेत का। तो ऐसी कौन सी कविता में है जिसमें ऐसा था। वो कविता जो है यूनिट नंबर 19 से ही ली गई है। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आइए अगला है हमारा 16वां क्वेश्चन जो है वो है खेतों में दूर तक किसकी तरह कोमल हरियाली फैली है। तो इसके बारे में आपको हम बता दें कि जो ये है कि फैली दूर तलक हरियाली, जो कोमल हरियाली की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो कहाँ की हो रही है, आपको खुद जानकारी इसकी होगी। यदि इसकी आपको जानकारी नहीं है तो हम आपको बता देते हैं कि जो यहाँ पे जो बात चल रही है ये अपनी कहाँ की बात चल रही है। ये बात चल रही है ग्राम श्री की। कौन सी कविता की? तो ग्राम श्री जो कविता है उसकी यहाँ पे बात हो रही है। तो यह कहाँ से ली गई है? जो है वो ग्राम श्री कविता से ली गई है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा कि जो प्रकृति में कोमल हरियाली किसकी फैली हुई है। तो इसका आपको आंसर बनाना है। तो कोमल हरियाली कैसी है? मखमल की तरह। कैसी फैली हुई है? मखमल की तरह जो है वो कोमल हरियाली। इसमें जो कवि हैं सुमित्रानंदन पंत जो है उन्होंने प्रकृति के बारे में बहुत ही अच्छा वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि कैसी हरियाली फैली है। जो हरियाली फैली है वो कैसी है कि हरियाली जो है वो मखमल की तरह है। कैसी है? मखमल की तरह। वो किसमें फैली है? खेतों में दूर दूर तक फैली हुई है। आइए अगला हम देखते हैं कि ग्राम श्री किसके द्वारा रचित कविता है। तो ग्राम श्री किसने लिखी थी। तो इसका आंसर आपको बताना है कि ग्राम श्री जो है वो किसके द्वारा लिखी गई रचना है। तो आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि जो ग्राम श्री जो लिखी गई है वो किनके द्वारा, सुमित्रानंदन पंत के द्वारा जो लिखी गई रचना है वो क्या है? ग्राम श्री रचना जो है वो सुमित्रानंदन पंत के द्वारा लिखी गई रचना है। आइए आगे देखते हैं। आगे हमारा है अगला क्वेश्चन हमारा है 18वां है कि हरी भरी
फसलों की शोभा कैसी है, तो हरी भरी जो फसलों की शोभा है वो कैसी लग रही है। तो आपको ग्राम श्री जो आपने पाठ यदि नहीं देखा है तो पहले हम आपको उसका ग्राम श्री का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप वो वीडियो पहले देखें। वहां पे आप देख के जो ग्राम श्री है उसके पहले पूरे ऑब्जेक्ट आपको वहीं पे मिल जाएंगे, जो कविता का सारांश भी पूरा मिल जाएगा, और किसने लिखी है, जो सुमित्रा नंदन पंत ने लिखी है उनका जीवन परिचय भी वहीं पर आपको पूरा मिल जाएगा। यहाँ पर हम आपको टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, तो एक बार आप वो वीडियो जरूर देखें, जिससे कि आपको यह जो क्वेश्चन है बहुत ही आसानी से बन जाए। जो कुछ क्वेश्चन हमने वहां पे करवा दिए थे, कुछ क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस सेट में लिए हैं, इसके माध्यम से आपका पूरा चैप्टर बिल्कुल यूनिट जो है बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इसके बाद उसके एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने की गुंजाइश नहीं रहेगी। तो आप जो है अपनी पूरी यूनिट कवर करें हमारे दोनों वीडियो से। तो इसका जो आंसर होगा आपका कि जो है हरी भरी फसलों की शोभा कैसी दिख रही है, तो हरी भरी जो फसलों की जो शोभा है वो कैसी दिख रही है, तो वो मखमली जैसी दिख रही है। कैसी? मखमली हरियाली कोमल छाया है, इस प्रकार से कविता है। कौन सी? ग्रामश्री कविता है। तो उसमें आपको आप एक बार कविता पूरी पढ़ें, जिससे कि आपको पूरा जो है जो कविता है आपको जो आंसर है, जो पूरे आंसर आपको मिल जाएंगे। तो आप वहां पे जाके जरूर देखें एक बार। आइए अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हम देखेंगे कि जो है सुबह सूर्य की किरणें क्या है, सुबह सूर्य की किरणें किसके समान लगती हैं। तो आपको बताना है कि सुबह सूर्य की किरणें जो है वो किसके समान लगती हैं। क्या सोने की जाली के समान, या चांदी की जाली के समान, या हार की कनसी, या रेशम के तार जैसी। तो इसका आंसर आपका होगा क्या है, चांदी की जाली के समान। क्योंकि वहां पर जो ग्राम श्री बताया गया है कि जो शोभा लग रही है वो कैसी लगी है, चांदी की जाली के समान शोभा दिखाई दे रही है। किसकी? प्रकृति की। फैली जिस पर चांदी की जाली, इस टाइप से कविता है। आपको वहां पे जाके आप पढ़िए, तो आपको पूरी कविता जो है आपको मिल जाएगी। आइए अगला है हमारा कि अरहर और सनई की बालियां किस रंग की हैं। तो कविता में आपको बताया है कि जो अरहर सनई कैसी, सुनहरी का जो इनकी जो कलर है कैसा है, सुनहरी जो है रंग की दिखाई दे रही है, सोने के रंग की तरह दिखाई दे रही हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा सुनहरी। तो 20 क्वेश्चन हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। आइए कुछ और क्वेश्चन इसके हैं। 21वां क्वेश्चन है, नीली नीली कलियां किस पौधे की हैं। तो आपको बताना है यहाँ पे कि नीली नीली कलियां जो हैं वो किस पौधे की दिखाई दे रही हैं। तो इस कविता में जो है नीली नीली कलियां जो हैं वो अलसी की दिखती हैं। किसकी? अलसी का वर्णन किया गया है। तो अलसी की जो है नीली नीली जो है कलियां पौधे की दिखाई दे रही हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका अलसी हो जाएगा। आप पहले ग्राम श्री पाठ एक बार पूरा देख लें, उसके बाद आप उसकी प्रैक्टिस सेट यहाँ पर भी कीजिए, तो आपका चैप्टर जो है बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। आपको कहीं से और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम आपके लिए इसी प्रकार से आपको जो है वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन और आपके जो पाठ चैप्टर बाई चैप्टर आपको लेकर आए हैं अपनी वीडियो के माध्यम से, कि जिससे कि आपने एक बार यदि देख ली है तो आपका पूरा चैप्टर बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। आपको बिल्कुल भी कहीं और से जो है मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप एक बार वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आप जो है वो जितने भी हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं वो आप नोट जरूर करते जाएं। आइए अगले देखते हैं हम। अगला है हमारा, वसुधा गेहूं और जौ की बालियों को उगाकर क्या प्रकट कर रही है। तो वसुधा जो है वो गेहूं और जौ की बालियों को उगाकर क्या प्रकट कर रही है। तो इसका आंसर होगा रोमांच जो है प्रकट कर रही है। तो क्या प्रकट कर रही है, रोमांच प्रकट कर रही है। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। आइए अगला हमारा है कि सर्दी की समाप्ति पर गांव का वातावरण कैसा हो गया है। तो सर्दी की समाप्ति पर गांव का वातावरण क्या उदास या शांत या रंगीन या हंसमुख। तो इसका आंसर आपका होगा कि शांत हो गया है। सर्दी की समाप्ति के बाद जो गांव का मौसम है वो कैसा हो गया है, शांत हो गया है। आइए अगला हम देखते हैं कि टमाटर के लिए किस विशेषण का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर जो इस कविता है, टमाटर के लिए कैसा, मखमल जैसा, लाल, या खून, या इनमें से कोई नहीं। तो टमाटर के लिए तो भैया यहाँ पर लाल जो कलर का है वो यूज, कौन से विशेषण का, लाल का यूज किया गया है, विशेषण का यूज किया गया है। आइए हमारा जो है अगला क्वेश्चन जो है 25वां है कि कवि को आकाश में छाए तारे
कैसे जान पड़ते हैं? तो कवि को जो है आकाश में जो छाए तारे हैं कैसे लगते हैं? बच्चे की परिकल्पना के समान जान पड़ते हैं, या प्यारे और सुंदर बच्चों के समान जान पड़ते हैं, या सपनों में खोए जान पड़ते हैं, या चमकते हीरों के समान जान पड़ते हैं? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका कि सपनों में खोए जान पड़ते हैं। तो जो कवि को आकाश में छाए तारे कैसे जान पड़ते हैं? सपनों में खोए जान पड़ते हैं। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। आइए अगला है 26वां, सरसों के फूलों में किसकी महक आ रही है? तो इसका आंसर क्या इत्र की होगी, या तेल की होगी, या गुलाब जल की होगी, या मिट्टी की? तो सरसों के जो वो फूल हैं, तो सरसों के फूल में किसकी महक आएगी? आप जानते हैं कि सरसों जो होता है वो उससे तिल निकलता है, तो उस कवि को जो तिल जैसी उसमें महक आ रही है। पीले पीले सरसों की जो है गंध कैसी है, उसमें कविता में कहा गया है कि तेल जैसी गंध है सरसों की, जो पीले पीले सरसों के फूल हैं। आगे है हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा कि तीसी के फलों की तुलना किससे की गई है? तो तीसी के फलों की तुलना यहाँ पे किससे की गई? स्वर्णाभूषणों के, या सौंदर्य से, या नीलम की कलियों से, या सोने के समान? तो इसका आंसर जो है वो है नीलम की कलियों से जो है वो तीसी के फलों की तुलना की गई है। तो तीसी की फलों की तुलना किससे की गई है? नीलम की कलियों से। आइए आगे हम देखेंगे 28वां हमारा क्वेश्चन है, इस ऋतु में सबसे अधिक मात्रा में क्या फूले फले हैं? तो इसका आंसर आपका क्या होगा? क्या लौकी और पालक, सेम और मिर्च, धनिया, या उपयुक्त सभी? तो उपयुक्त सभी है। वे कह रहे कभी ने उस मतलब कविता में कहा है कि लौकी और पालक, सेम और मिर्च, धनिया। तो इसका आंसर क्या है? उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। आइए अगला हम देखते हैं 29वां हमारा क्वेश्चन है कि खेतों में दूर तरफ क्या फैली दिखाई दे रही है? तो खेतों में दूर तरफ हरियाली जो है दिखाई दे रही है। तो इसका आंसर आपका होगा सी आंसर हो जाएगा, हरियाली इसका आंसर हो जाएगा। आइए लास्टवा क्वेश्चन हमारा है इस चैप्टर का। तो हमारा इस सीरीज का जो है वो लास्ट क्वेश्चन है कि किंकरी से क्या तात्पर्य है? तो किंकरी से आपका क्या तात्पर्य है? क्या सर्दी धूप से है, कैधनी से है, या धूल की आंधी से है, या धूल का एक कण से है? तो इसका आंसर जो होगा वो कैधनी से। इस कविता में जो किंकरी का अर्थ है वो क्या है? कैधनी से है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैधनी इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको इस चैप्टर की हमने जो ये टेस्ट सीरीज है वो बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज जो है आपके लिए आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। 30 टेस्ट सीरीज के 30 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अगली नेक्स्ट हम टेस्ट सीरीज इसी यूनिट की और लेके आएंगे, जिसमें जब तक आपका जो चैप्टर है लगभग 4 या 5 आपकी टेस्ट सीरीज में जो चैप्टर है पूरा कवर हो जाएगा। तो आप जो है हमारी टेस्ट सीरीज जरूर देखते रहें, जिसमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको इसी प्रकार की बहुत सी पीडीएफ है और महत्वपूर्ण जो अपडेट है वो आपको वहां पे मिलते रहेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।